नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों की, लेकिन पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। 230 विधानसभाओं के युवा कांग्रेस अध्यक्षों को हटाया गया, तत्काल प्रभाव से किया गया पदमुक्त। भोपाल में नवनिर्वाचित सांसदों ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। प्रदेश में ऐतिहासिक जीत की दी बधाई, मुख्यमंत्री ने भी सांसदों को दी शुभकामनाएं। बैतूल में अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ा एक्शन। 2 रेत कारोबारियों पर 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख 35 हजार का लगा जुर्माना, तो दूसरे 5 कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 900 रुपए का लगा फाइन। कोटा में रीवा की रहने वाली एक छात्रा ने की खुदकुशी। नीट का रिजल्ट आने के बाद से थी परेशान, नवी मंजिल से कूद कर दी जान। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने मारा थप्पड़। किसान आंदोलन के दौरान कंगना के बयान से थी नाराज सुरक्षाकर्मी। मार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 फिर टॉप पर। 31.84% मार्केट शेयर और 16 मिनट 12 सेकंड के टाइम स्पेंड के साथ आईबीसी 24 एक बार फिर नंबर 1। सभी दर्शकों का आभार। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ बताएंगे आपको अगले कुछ मिनटों में, लेकिन पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। मुख्यमंत्री का कहां चला सफाई अभियान बताएंगे आपको। इधर कांग्रेस में नोटा को लेकर जश्न क्यों मनाया जा रहा है, करेंगे इस पर बात। करारी हार, क्या यूथ विंग जिम्मेदार, करेंगे इस पर बात। बड़ी खबरों में आपको बताएंगे सरकार से आखिर साधु संत क्यों है नाराज। इधर दुखद खबर राजस्थान के कोटा से आई। मध्य प्रदेश की रीवा की रहने वाली छात्रा ने क्यों लगाया मौत को गले। कब मिलेगा सपनों का आशियाना। और बड़ी खबर में बात करेंगे इंस्टाग्राम पर आखिर किसे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया। सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई चंडीगढ़ से, जहां हाल ही में नवनिर्वाचित सांसद और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक सुरक्षाकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें महिला सुरक्षाकर्मी किसान आंदोलन के दौरान जब कंगना रनौत ने बयान दिया था और किसानों की उन आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानियों से की थी, आतंकियों से की थी। इस बात से सीआईएसएफ की महिला सुरक्षाकर्मी नाराज थी और यही कारण रहा कि लंबे वक्त तक उस महिला सुरक्षाकर्मी की नाराजगी देखी गई। आज जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, वहां जांच के बाद मौका मिलते ही सुरक्षाकर्मी ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था, इसने बयान दिया था ना कि 100 फैमिली बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था, इसने बयान दिया था ना कि 100 फैमिली बैठी
हालांकि कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षाकर्मी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक राजधानी इंदौर से खबर है, जहां इंदौर में शराब दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। काफी भीषण आग लगी। फायर कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इंदौर के लसूड़िया थाने के MR11 के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शराब दुकान है जहां आग लगी। कैसे लगी ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखा सारा सामान इस आग की भेंट चढ़ गया। आग में जलकर खाक हो गया। ऐसी ही आग लगने की खबर मुरैना से आई, जहां मुरैना में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। आसपास की कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। जाहिर है इस आग लगने से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जौरा के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास ये ट्रांसफार्मर था, जहां अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और अब बात उस प्रेमी जोड़े की जिसको 10 साल बाद अपना खोया हुआ प्यार मिल गया। और प्यार कहां मिला? इंस्टाग्राम पर। जी हां, दरअसल दोनों की आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ही अपने बच्चों को छोड़कर एक दूसरे के साथ 10 साल बाद फरार हो गए। इसकी भनक प्रेमी युवक की पत्नी को जब लगी तो दोनों के बीच विवाद की स्थिति हुई। मामला रीवा के महिला थाना पहुंचा। प्रेमी की पत्नी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और प्रेमी प्रेमिका की लोकेशन ट्रेस कर उनकी तलाश की जा रही है। जब उसकी शादी हो गई तो इंस्टाग्राम के माध्यम से वो पुराना प्रेम जो पहले जिस महिला से इस संबंध में था, वो महिला इंस्टाग्राम से दोस्ती में आ गई और इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और उससे पुराना अफेयर जो है फिर से उसके साथ बातचीत और मेल मिलाप होने लगा और वो उस महिला को लेके कहीं किराए का कमरा लेकर रह रहा है, जिस कारण महिला को शक हुआ अपने पति पर और उसने आवेदन दिया था। इधर छतरपुर के टीबी अस्पताल में 2 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाने पर यह मामले का खुलासा हुआ, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की हालत गंभीर होने पर पुलिस को मौके पर बुलाया और बच्ची की मां से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में पीड़िता की मां ने टीबी अस्पताल में पदस्थ लैब अटेंडेंट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नौगांव अंतर्गत एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कृत का मामला आया है। ये गंभीर मैटर है। इसमें तत्काल हमने FIR रजिस्टर्ड करी है। सभी सुसंगत धाराएं लगी हुई इसमें 376 पास्को एक्ट वगैरह। आरोपी को भी हमने राउंड अप कर लिया और माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया है। बीते दिनों पुणे में 2 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में गहन जांच जारी है। पुणे के असिस्टेंट कमिश्नर मनोज पाटिल उमरिया के ASP के साथ दिवंगत अनीस अवधिया के घर पहुंचे और उसके परिजन से मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच घटना की सूक्ष्म जांच कर रही है। मामले में पीड़ित परिवार को अब तक हुई कार्रवाई के बारे में वो जानकारी देने आए हैं। इस दौरान मृतक अनीश के पिता ने पुणे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और मामले की CBI जांच की मांग की है। पुणे की टीम में शायद CP सर जो है कमिश्नर साहब, उन्होंने भेजा हुआ था मनोज पाटिल जी को। हम लोग की मांग है कि जो इन्होंने शुरू में रवैया जो इनका ढीला रहा है शुरू दिन, इसलिए हम चाह रहे हैं इनकी तरफ से CBI केस जांच करें। CBI इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले बीते दिनों में जो हमारे भतीजे का पुणे का हिट एंड रन केस हुआ था जिसमें उसकी डेथ हुई थी, उसके संदर्भ में वो पूरी जानकारी हमको देने आए थे कि पुलिस की तरफ से किन किन धाराओं पे, किन किन सेक्शन पे कार्रवाई चल रही है। नहीं, हम लोग तो आए थे 2 चीज़ों के लिए। एक तो पुलिस कमिश्नर साहब की ओर से, और दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अभी तक क्या किया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो फैमिली को मिलके, उनके पिताजी को मिलके हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है।
बैतूल जिले के इतिहास में पहली बार किसी रेत माफिया पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बैतूल में पिछले दिनों कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने का एक्शन लिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत माफिया अरशद और रिंकू राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया माफियाओं के खिलाफ खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवा चुके हैं। एक रेत कारोबारी पर 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माना लगा है, तो वहीं 5 रेत कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 900 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले में खनिज अधिकारी मनीष पालीवाल ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले बनाकर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये जो अवैध उत्खनन के प्रकरण थे, रेत ठेकेदारों से अलग लोग थे जो अवैध क्षेत्रों में उत्खनन कर रहे थे, जिनकी मशीनें जब्त की गई है और उन पर FIR की गई है। इसमें रेत ठेकेदार के स्वीकृत क्षेत्र या उससे अगल बगल के क्षेत्र नहीं है। विगत समय में 14 और 15 मई को और उसके बाद पुलिस विभाग और हम लोगों ने सबने SP साहब ने माइनिंग डिपार्टमेंट में सबने सभी विभागों ने मिलकर परस्पर रेत के अवैध उत्खनन और अवैध प्रयोजन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसमें अनेक प्रकरण दर्ज हुए हैं। इधर एक बार फिर साधु संत मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं और इसकी वजह है ग्वालियर में साधु संतों की स्मारक नहीं बनाया जाना, क्योंकि बीते 15 सालों से बीजेपी सरकार वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की देह को बचाने में शहीद होने वाले संतों के नाम से स्मारक बनाए जाने की बात कह रही थी, लेकिन जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ, ऐसे में 17-18 जून को यानी बलिदान दिवस की बरसी पर साधु संत अब एकत्रित होने जा रहे हैं। संतों का कहना है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की देह को बचाने में शहीद हुए साधु संत की याद में स्मारक बनाया जाए। इन लोगों को सरकार तीसरी बार बनी है, नहीं बनाती है तो तीनों अनी के अखाड़ा परिषद स्वयं आगे ये कहेगा और यहाँ के प्रशासन से और प्रधानमंत्री जी से भी पूछेगा कि ये 1857 संत शहीदों का स्मारक अभी तक क्यों नहीं बना। बड़ी बैठक होने के लिए अभी कुंभ लगने वाला है 25, उसमें भी होगी ये बैठक, क्योंकि अखाड़ा परिषद का ये अब वहाँ तक पहुँच गया है मामला। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर गुरुवार को जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रदेश भर के जल स्रोतों को संरक्षित किया जाएगा, सहेजा जाएगा। यह अभियान 16 जून तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल के छोटे तालाब स्थित पहुंचकर साफ सफाई की। इस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कहा कि 70% से ज्यादा पृथ्वी पर जल है। गर्मी में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशमी के अवसर पर 15 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर पालिका और नगर निगम के जरिए नर्मदा नदी की गंदगी को हम हटाएंगे और उसे 1 साल में सुधारने का काम करेंगे। अरे पीछे 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 पीछे। तो हमारी 70% से ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पे जल उपलब्ध है। ग्रीष्म ऋतु में गंगा दशमी मनेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज गंगा दशमी के लेकर के हमने 15 दिन का अभियान चला दिया। विश्व का पहला प्रोजेक्ट नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 2 नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 जून से 16 जून तक प्रदेश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में बैक टू बैक 2 चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में है। सभी प्रदेश की 29 सीटों पर सुपड़ा साफ हो जाने के बाद अब कांग्रेस हार पर मंथन करने की तैयारियां कर रही है। पहले गाज गिरी कुछ नेताओं पर, लेकिन आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ और अब पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कुछ युवा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को हटा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को 29 की 29 सीटों पर पटखनी दे दी।
कांग्रेस को प्रदेश में सभी सीटों पर बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने अपनी जिला इकाइयों के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस की विधानसभा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी के लिए एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। इधर कई कांग्रेसी हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर फोड़ रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी भी इससे पहले हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। कमी रही होगी तभी चुनाव हारे हैं, इसीलिए तो कहा जिम्मेवारी ली है और सही मायने में उसका चिंतन मनन करके आगे की बातें करेंगे। उधर भाजपा कह रही है कि यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हार गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं, क्योंकि न प्रदेश में कांग्रेस को जिता पाए न अपने क्षेत्र में जिता पाए, लेकिन इस्तीफा देने की बजाय अपनी कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया, उन्हें दोषी बता दिया। बता दें कि मितेंद्र दर्शन सिंह के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इधर लोकसभा में मिली करारी हार के बाद संगठन में बदलाव की बयार शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस से इस बदलाव की शुरुआत हुई है और जल्दी ही कुछ बड़े बदलाव के भी संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वहीं इन आम चुनाव में इंदौर शहर में नोटा को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलने को लेकर कांग्रेस ने जश्न बनाया। कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने केक काटा और इंदौर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव में दरअसल इंदौर में नोटा को 2,18,674 वोट मिले। कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने नोटा को वोट देकर बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया। जिस तरह से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, उसी का नतीजा है कि देश में नोटा इंदौर में नंबर 1 आया। देखिए, लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र में विपरीत जाकर के नोटा का प्रचार करना निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। ये समाज को तोड़ने वाला काम है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ व्यवस्था के लिए, एक शहर के विकास के लिए एक जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।